वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हम वैक्सीन क्यों लगाएं? जरा इसे समझाइए विस्तार से। नमस्ते सबको नमस्ते जो सुन रहे हैं। तो ये जो टीकाकरण की बात कर रहे हैं, कोविड-19 का जो टीका है, वायरस के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं, इसको विकसित करने के परिणाम स्वरूप बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो टीकाकरण के माध्यम से ये जो प्रतिरक्षा है, ये विकसित करने का ये मतलब है कि बीमारी और उसके परिणाम जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो अभी आपने जो प्रश्न किया कि 1 डोज लगाने के बाद भी लोगों को हो रहा है या 2 डोज लगाने के बाद भी हो रहा है, तो ये पहले समझना ज़रूरी है कि जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है, उसमें 2 डोजेस की ज़रूरत है और 2 डोज लगाने के 2 हफ्ते लगते हैं उसके बाद, जो पूरा हमारे शरीर में ये प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इन वैक्सीन्स के, उनमें ये देखा गया है कि 60 से 99% तक ये जो है ये प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, या 60 to 95% एफिकेसी कहते हैं। तो ज़रूर इसमें कुछ चांसेस हैं कि दो डोज लगने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं, बट ये बहुत कम हो जाता है। तो जैसे आईसीएमआर ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बारे में बताया अभी कुछ दिन पहले, जो भारत के आबादी का डेटा निकाल के उन्होंने ये आंकड़े रखे कि 10,000 लोग जो टीका लगा चुके हैं, उसमें 2 या 3 या 4 लोग 2 टीके लगाने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं कोविड-19 से। तो बहुत कम चांसेस हैं कि 2 टीके लगाने के बाद इन्फेक्शन हो गया। अगर हो भी जाता है तो उसमें ज़रूरी बात ये है कि जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ऐसे लक्षण हैं जो अस्पताल में जाने के लिए ज़रूरत हो जाए या भर्ती होने का ज़रूरत हो जाए, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं टीका लगाने के बाद। तो अगर संक्रमित हो भी जाएँ तो वो माइल्ड इन्फेक्शन, थोड़ी सी खांसी या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, जुकाम खांसी से वही उसी से निपट सकते हैं। नीचे जाके वो अपने फेफड़ों में निमोनिया वगैरह होने से बचाता है। तो इसलिए लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि टीके लगाने के बाद लोगों को संक्रमित हो रहे हैं इसलिए टीका बेकार है। बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रोटेक्ट करता है, और पूरी तरह से इन्फेक्शन ना भी प्रोटेक्ट करे तो ज़रूर वो सिवियर डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उससे ज़रूर हमें सुरक्षित रखता है। टीका लगवाना चाहिए इसलिए कि बीमारी और मौतें कम हो रही हैं इस टीके के लगने से। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न टेस्टिंग पर आते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे मेरा प्रश्न है कि इस वक्त टेस्टिंग सेंटर्स पर बहुत दबाव है, स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत दबाव है। ऐसा भी देखने में आया है कि लोग टेस्ट कराकर कई दिन लग रहे हैं उसके नतीजे आने में। कई बार टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है लेकिन उन्हें कुछ माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जरा समझा कर बताइए कि लोगों को कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे उन्हें लगना चाहिए कि चाहे उनका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अब उन्हें सावधान रहना है, और फिर सावधानी क्या बरतनी चाहिए? तो आपकी बात सही है कि अगर हम ये देखें कि जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनमें कई दफ़ा आपके पूरे लक्षण होते हैं कोविड-19 के, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता या टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। तो 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक तो ये कि हर एक टेस्ट में अपनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है जो हम कहते हैं। इसका मतलब कि स्पेसिफिसिटी का मतलब कि अगर ये टेस्ट है पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये टेस्ट कुछ लोगों में कोविड है लेकिन उनको पिकअप नहीं कर पाएगा। और आरटी-पीसीआर की जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं वो तो लगभग 80% के करीब है, और उस पे डिपेंड करता है टेस्ट में स्वैब भी ठीक ढंग से लिया गया और वो ट्रांसपोर्ट ठीक ढंग से किया गया। तो कई दफा ऐसा होता है कि आपका टेस्ट हुआ है और अब नेगेटिव आया है, लेकिन लक्षण जो है कोविड-19 के वो पूरे हैं। और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण यही है कि आपको बुखार हुआ, बुखार के साथ जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी हुई, शरीर में दर्दें हो सकती हैं, बॉडी एक्स जो हम कहते हैं, और जनरल फीलिंग कि आप ठीक नहीं हैं।
अगर ये सब लक्षण है तो आपको इस टाइम भारत में ये समझना चाहिए कि कोविड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट खराब हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डायरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर उनको भी ये लक्षण है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं, एटिपिकल लक्षण जो हम कहते हैं, जो कोविड-19 के हो सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण है कि आपको जुकाम है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आपके कारण आपके घर में किसी और को भी इन्फेक्शन हो, आप किसी और को सीरियस इन्फेक्शन दें। इसलिए आपको पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, मास्क अपना रेगुलरली घर के अंदर भी लगाना चाहिए, हाथ रेगुलरली धोने चाहिए और पूरा जो अपना खाना है, जो आपने बाथरूम जाना है और जो सारे काम करने हैं वो अलग करने चाहिए, लोगों से मिलना नहीं चाहिए। अपनी रिपोर्ट का वेट करना चाहिए और अगर ऐसे लक्षण आपके परसिस्ट करते हैं, रहते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दवाई शुरू कर सकते हैं। बुखार की दवाई है, जुकाम नज़ले की दवाई है, वो ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में 85% से ज़्यादा लोगों में आम बीमारी होगी जो आम दवाई लेने से ही ठीक हो जाएगी। तो इसलिए बहुत घबराने की इश्यू नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को मॉनिटर करना है। कई दफ़ा हम कहते हैं घर पे अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मॉनिटर करें, तो ये करना बहुत ज़रूरी है और अपना टेस्ट कराने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि अगर रिपोर्ट आनी है तो जितनी जल्दी हो उतनी मिल पाए। शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया। हमें कुछ लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों पर हम इस बीमारी का भारत में क्या असर देख रहे हैं, और दूसरा, अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो क्या दोबारा हो सकता है? तो पहले डॉक्टर गुलेरिया आपके पास। तो बच्चों में अगर हम देखें तो अगर हम नंबर्स देखें तो ऐसा लगता है कि बच्चों में इन्फेक्शन जो है रिलेटिवली ज्यादा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज इतना नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि शुरू में जब ये सेकेंड वेव आया था तो बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा हुआ था, यंगर लोगों में ज्यादा हुआ था और वो उसके कुछ कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये है कि हमने इससे पहले बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा, उनको घर के अंदर रखा, स्कूल सारे बंद थे, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया था। जनवरी फरवरी में जब हमारे केसेस कम हुए तो कई स्कूल खुल गए, बच्चे बाहर आने लगे और वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था वो नहीं हो पाया। इसलिए ये जो पॉपुलेशन जो ससेप्टेबल थी, जिनमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक इनको प्रोटेक्ट किया गया था, इनमें इन्फेक्शन एकदम ज्यादा हुआ और इसलिए एकदम बच्चों में, यंगर जनरेशन में जो है इन्फेक्शन ज्यादा दिखाई दिया। साथ साथ ये भी देखा गया कि यही एक पॉपुलेशन था जो ज्यादा घूमना शुरू हुआ, जिन्होंने ये लगा कि अब हमें यंगर जनरेशन में बीमारी लेस सिवियर होती है, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती यंगर जनरेशन में, इसलिए उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, वो निभाना बंद कर दिया और इससे इस वर्ग में जो है केसेस एकदम बढ़ने लगे। तो इसलिए ये जो है, जो हम देखा है हमने सेकेंड वेव में, यंगर जनरेशन में कुछ हद तक केसेस ज्यादा बढ़े हैं, पर वो इसलिए नहीं है कि वायरस चेंज हो गया या वायरस अब सिर्फ यंगर जनरेशन को अटैक कर रहा है। वो एपिडेमियोलॉजिकल या और कारण है जिसके कारण ये हुआ है। तो कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं हमारे टाइमलाइन पर कि हम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग सब इस वक्त घरों में बहुत दूर हैं। डॉक्टर सौम्या और मैं जिनीवा स्विट्जरलैंड में अपने अपने घरों में हैं और डॉक्टर गुलेरिया नई दिल्ली में हैं, जो इस वक्त शायद एम्स में ही अपना दिन और रात गुजार रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति है वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति को वो संभाले हुए हैं। डॉक्टर सौम्या, आपसे अगला प्रश्न है कि अगर एक बार इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो क्या उसे दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है? क्या हम ये देख रहे हैं? तो जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो बन जाती है, वो एक्चुअली एक जन से दूसरे जन तक काफ़ी भिन्न होती हैं। कई लोग जो बड़े सिंपल इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको कोई लक्षण ही नहीं होते हैं, पर वो उनको कोविड संक्रमित बाद में पता चलता है। ऐसे लोगों में कई बार जो इम्यूनिटी बनती है वो एक कम लेवल पर बनती है, और जो बहुत गंभीर तरह से बीमार होते हैं, अस्पताल में दाखिल होते हैं, उनमें इम्यून रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इस वजह से कई लोगों में सेकेंड इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
परंतु वो बहुत कम है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में 140 मिलियन केसेस डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, परंतु री इन्फेक्शन के जो रिपोर्ट्स हैं वो रिलेटिवली बहुत कम हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी जरूर बनती है, बट वो कितने दिन तक रहेगी और सब में अगर एक ही तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है, ये नहीं कह सकते हम। इसीलिए हमारा ये एडवाइस है कि अगर आप पहले कोविड-19 संक्रमित भी हुए हों, तब भी टीका लगाना ज़रूरी है। जब आपके मोहल्ले में वो उपलब्ध हो जाए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वो उपलब्ध करने का चांस मिले, तो ज़रूर टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण जो है वो एक प्रिडिक्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बना देती है बदन में। तो यस, री इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, और जो दूसरी बार इन्फेक्शन होते हैं वो अक्सर माइल्ड होते हैं, गंभीर तरह के नहीं होते। पर टीका लगाना ज़रूरी है। अगर पहले इन्फेक्शन हुआ भी हो तो टीका लगवा लेना चाहिए। की टीके की और टेस्टिंग की, अब हम उपचार पर आएंगे। घर पर रहकर और अस्पताल में जाकर उपचार के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सौम्या ये बताएं कि भारत में इस वक्त हम वेरिएंट्स की बात सुनते हैं और फिर डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन की बात सुनते हैं, और सुनकर ये सुनकर आम आदमी को क्या एक्शन लेना है? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो एक किस्म का की चिंता हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। इस इंफॉर्मेशन के साथ जनता क्या करे, क्या एक्शन ले, और जरा एक्सप्लेन करें प्लीज वेरिएंट्स के बारे में भी। हाँ विस्मिता, ये वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स की आजकल बहुत बात हो रही है, और इससे लोग डर भी रहे हैं कि ये क्या नई चीज़ है। तो एक्चुअली हमें ये पहचानना चाहिए कि जो वायरसेस हैं उनका ये एक्चुअली नेचुरल एवोल्यूशन है। वो नॉर्मली जब अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर बार उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसको हम लोग शुरू से, जब से ये कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हुआ है, इसको हम पूरी दुनिया के तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। और जनवरी 2020 से अब तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस, काफ़ी बदलाव इस वायरस में आ चुके हैं। तो ज़्यादातर उसमें जो म्यूटेशंस या बदलाव आते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वायरस को। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होती हैं जो वायरस को कुछ एडवांटेज दे देती हैं। जैसे कि अभी ये 2 डबल म्यूटेंट की जो बात हो रही है, उससे घबरा क्यों रहे हैं लोग, कि ये जो म्यूटेशंस हैं ये दूसरे वेरिएंट्स में भी पाए गए हैं। जैसे उनमें से एक जो है वो साउथ अफ्रीका के वेरिएंट ऑफ कंसर्न में पाया गया था, और उससे वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि जो वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, नाक और मुंह से अंदर जाता है, हमारे जो सेल्स हैं उसमें ACE2 रिसेप्टर करके एक रिसेप्टर होता है, जिसके ऊपर वो जाके बाइंड कर लेता है वायरस। तो ये जो नया म्यूटेशन E484 जिसको कहते हैं, उससे ये ऐसा बदलाव लेके आया है उस स्पाइक प्रोटीन पर, जो और भी आसानी से वो हमारे सेल्स के ऊपर जुड़ जाए। तो इससे क्या इफेक्ट क्या है, उससे जो है इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, वो और आसानी से फैल सकता है। और कुछ जो स्टडीज ब्रिटेन में, यूके में, साउथ अफ्रीका में हुए थे उन वेरिएंट्स के साथ, उनसे ये पाया गया था कि ये जैसे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, इसमें 1.5 या 2 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है इसका इन्फेक्टिविटी। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि, परंतु और कोई चीज़ें जो हैं जैसे उसका ट्रांसमिशन का रूट, वो सब नहीं बदला है। ये भी संभावना है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जो एंटीबॉडीज का काम जो है वो कम कर देती हैं। तो जैसे नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, या टीकाकरण के बाद जो बनती हैं, वो वायरस को बाइंड करती हैं, परंतु इस म्यूटेशन से वो थोड़ा उसका इफेक्ट कम कर देती हैं। तो इस सब का अब इससे क्या मैसेज क्या ले सकते हैं? पहली बात ये है कि क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये वेरिएंट, और अभी मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर
जो रिसर्च अभी चल रहा है इंडिया में, तो हमारी बातचीत WHO की बातचीत होती है वैज्ञानिकों के साथ भारत में, और अभी तक ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है, जो 1617 वेरिएंट, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र से शुरू हुआ और बाकी देश में भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको तब बोलेंगे जब वो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, वो उसमें रिजल्ट आएंगे। तो लोगों को प्रिकॉशंस वो ही लेनी है जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स जिसे कहते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर गुलेरिया बता रहे थे, अगर बुखार खांसी जुकाम हो तो आइसोलेट करें अपने आप को, घर पर रहें, सब लोग मास्क पहने रहें, बाहर जाते वक्त जरूरी है सब मास्क पहने, और अगर एक कमरे के अंदर लोग मिल रहे हैं तो ऐसे जगह में मिलें जहाँ पे बिल्कुल अच्छी हवा, वेंटिलेशन हो, जहाँ पे दरवाजे और खिड़की खुला रख सकें। और अगर कभी ऐसे जगह में जाना हो जहाँ पे कुछ बंद वातावरण है तो मास्क या डबल मास्क भी पहन लें अपनी सुरक्षा करने के लिए और औरों की सुरक्षा के लिए। तो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो कुछ बदले नहीं हैं, और जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ेगा और लोगों में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन रेट कम होगा। अभी तक हमें यही मानते हैं कि आजकल जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अभी भी इफेक्टिव हैं वेरिएंट्स के लिए। अगर एंटीबॉडीज कुछ ज़्यादा बन जाए तो और भी इफेक्टिव हैं, और जो जैसे हमने कहा जो गंभीर परिणाम हैं इस संक्रमण के, जैसे निमोनिया है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मृत्यु है, वो जरूर ये टीके जो है वो कम कर रहे हैं। डॉक्टर सौम्या शुक्रिया। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे प्रश्न है कि अगर अब हमने टेस्टिंग की भी बात की, अब बताएं कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है, हमें पता है कि हमें कोविड है, तो किन लोगों को घर पर रहकर अपना इलाज करना है लेकिन डॉक्टर की सलाह से, और वो उस इलाज का प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में बताएं। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना कि अगर हमें कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि 85% से ज्यादा जो लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ है उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने शुरू में कहा, लक्षण होते हैं जुकाम, नजला, गले में खराश, बुखार, ये कुछ दिन रहते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार की दवाई ले ली, जुकाम नजले की दवाई ले ली, खांसी की कुछ दवाई ले ली, घरेलू नुस्खे कर लिए, उसी से ठीक हो जाएंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 15% ऐसे लोग हैं जिनमें ये जो वायरस है वो फेफड़े में भी चले जाता है और थोड़ा और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और लगभग 2 या 3%, 5% से कम लोगों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज तो ये कि आपको अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो एकदम घबराना नहीं है और एकदम हॉस्पिटल में की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आपको अपने आप को घर में मॉनिटर करना जरूरी है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पूरी तरह से लें। कुछ हद तक दवाई भी उनसे लें जो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ कुछ दवाई दी जाती है। एक एंटीवायरल ड्रग है फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन भी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसमें कोई डेटा ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि ये दवाई बहुत असर करती है, और ये जरूरी नहीं कि आपको ये दवाई लेना ही चाहिए। कई डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपना जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ही लेना चाहिए। साथ में आप अपने आप को मॉनिटर करें, अपना बुखार देखें। आजकल हर जगह ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, एक छोटी सी डिवाइस आता है जो आपने उंगली पे लगा सकते हैं और अपना ऑक्सीजन देख सकते हैं कि खून में ऑक्सीजन कितना है, कितना % है, आपकी पल्स कितनी है, उसको मॉनिटर करें। और अगर आपकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन उसमें आ रही है वो 94 से ज्यादा है और आपको तेज बुखार नहीं है और कोई ऐसे घबराने वाले लक्षण नहीं है, तो आप अपना घर पे ही आराम से इलाज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, हेल्थ केयर फैसिलिटी से संपर्क करें। हर कई राज्यों ने और सारे दुनिया में हेल्पलाइन बने हुए हैं जहाँ पे लोग आपको देश में हेल्पलाइन बने हुए हैं जहाँ पे आपको वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, उसके भी गाइडलाइंस है कि आपको कैसे आइसोलेट करना है जिससे आपसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो।
घर के अंदर रहें, अच्छी वेंटिलेशन हो, अटैच टॉयलेट होना चाहिए, और खाने का जो है जो अपने खाने के बर्तन है उसको अलग रखना है, कैसे अपने आपको सैनिटाइज करना है और मास्क लगा के रखना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी हैं, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी और कई इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे भी हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत है। अगर आपका बुखार एकदम बढ़ने लगता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, या आपकी सैचुरेशन 93 या उससे कम होने लगती है, जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं उंगली में वो कम होने लगती है, या आपको और कोई ऐसे लक्षण होते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, एकदम सांस की गति बढ़ गई है, या सुस्ती हो रही है, आप ड्राउजी ज्यादा हो रही है, मतलब आप उठ नहीं पा रहे, बहुत कमजोरी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और अगर ऐसे कुछ लक्षण है, और यूजली ये लक्षण 5 से 7 दिन बाद ही आते हैं, तो आप उन 15% में हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है और एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सब लोगों को एकदम हॉस्पिटल में बेड ढूंढने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखने की जरूरत नहीं है, एकदम दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारे देश में वैसे हो रहा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि पहले दिन ही हम रेमडेसिविर वाली दवाई लगा लें, पहले दिन ही हम स्टेरॉइड्स ले लें, इससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो इस बीमारी का इलाज है वो हर एक स्टेज में अलग है, और दवाइयां जो है उसका टाइमिंग अलग है। हर लोगों को ये दवाइयां शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बीमारी बढ़ के मॉडरेट टू सिवियर होती है तभी ज्यादातर दवाई लेने की जरूरत है। मामूली दवाई जो 85% से ज्यादा लोगों में है, उसमें बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को घर पे मॉनिटर करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण दवाइयों की भी कमी जो है वो हो रही है, क्योंकि लोग जब उनकी जरूरत नहीं है तो दवाइयां रख रहे हैं घर पे या लगा रहे हैं, और ऑक्सीजन भी जब जब जरूरत नहीं है, अगर आपकी सैचुरेशन ऑक्सीजन जो है वो 94 95 है, उसमें ऑक्सीजन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप मेरी सैचुरेशन 94 95 है तो मैं उसको 98 99 कर लूं। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो खून में है, उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा अगर हम सैचुरेशन बढ़ाएं भी, क्योंकि तब जो ऑक्सीजन का कर्व है जो हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो फ्लैट है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन आप अपनी ठीक रखें। दूसरा, मैं सिर्फ एक और राइडर कहना चाहूंगा कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, और उनमें अगर डायबिटीज है या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और कभी कभी क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज जो हैं उन वो बढ़ जाती हैं, या ये शुगर एकदम बढ़ गई या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उनको उस कारणवश भी एडमिट करना पड़ता है। तो यही दो कैटेगरीज हैं, एक तो जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसके कारण कोविड-19 ज्यादा सीरियस हो सकता है, इन लोगों को ही एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी मात्रा ओवरऑल परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। डॉक्टर गुलेरिया, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, हमारे नेटवर्क्स पर दवाइयां, खासकर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और प्लाज्मा के लिए बहुत सारी अपील की जा रही हैं। तो जरा थोड़ा सा वक्त इस पर गुजारते हैं। पहले रेमडेसिविर की बात करते हैं। डॉक्टर सौम्या, अगर आप हमें WHO की गाइडेंस संक्षिप्त में समझा सकें रेमडेसिविर के बारे में, फिर हम डॉक्टर गुलेरिया पर आएंगे कि हम उसका कैसा उपयोग देख रहे हैं जमीनी स्तर पर। डॉक्टर सौम्या। तो जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो काफी उत्सुकता थी कि कुछ ऐसे एंटीवायरल्स, रेमडेसिविर उनमें से एक था, बट और भी थे, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए पहले उपयोग होते थे फेविपिराविर वगैरह। तो इन सबको मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में डाला गया, जिसमें एक ग्रुप ऑफ मरीजों को दवाई मिलती है, दूसरे ग्रुप को दवाई नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर देते हैं। तो WHO ने भी एक बहुत बड़ा मल्टी कंट्री क्लिनिकल ट्रायल किया था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था। 30 देशों में वो ट्रायल हुआ था, और उसमें 2500 लोग जिनको रेमडेसिविर मिला था, और 2500 लोग उसमें कंट्रोल ग्रुप में थे। तो उसमें हमने ये पाया कि रेमडेसिविर जो अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे मरीजों को अगर रेमडेसिविर 10 दिन के लिए दिया जाए इंट्रावीनसली, मतलब खून के अंदर सुई से, हमें ना मौतों में कोई फर्क मिला, या डिटीरियोरेशन में, जैसे अगर कोई ऑक्सीजन पे नहीं था उसमें से कितने लोग ऑक्सीजन पे आ गए या कितने लोग वेंटिलेटर पे चले गए, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था। और हॉस्पिटलाइजेशन के दिनों में भी कोई फर्क नहीं था।
कुछ ऐसे छोटे स्टडीज हुए हैं, जैसे यूएस में एक स्टडी हुआ था जिसमें उन्होंने देखा कि रेमडेसिविर देने से हॉस्पिटल का ड्यूरेशन कुछ कम कर सकते हैं। जैसे 8 दिन से उन्होंने देखा कि वो 6 दिन तक अस्पताल में रह के फिर डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो इसका ये कंक्लूजन था हमारे ट्रायल का कि रेमडेसिविर हो सकता है कुछ अर्ली स्टेज में, जैसे जहाँ अर्ली मतलब जो पेशेंट अस्पताल में हैं बट उनको ऑक्सीजन अभी शुरू किया है, तो ऐसा एक छोटा ग्रुप हो सकता है जिसमें रेमडेसिविर शायद कुछ फायदा उससे हो, परंतु ज्यादातर पेशेंट्स में कोई ऐसे बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं था। कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है ये। मुझे पता है कि लोग अभी बहुत डेस्परेट हो रहे हैं और रेमडेसिविर पाने के लिए। तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया कई बार कह चुके हैं कि डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन पे ही होना चाहिए, जो पेशेंट भर्ती हैं अस्पताल में और जो ऑक्सीजन मिल रहा है उन्हीं को देना चाहिए। तो वो बहुत एक छोटा ग्रुप है जिसमें रेमडेसिविर कुछ काम कर सकता है, और बिल्कुल ऐसे जो घर पे हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत लक्षण बहुत माइल्ड हैं या जो बहुत सीरियसली इल हैं, तो उनमें भी ये काम नहीं करता है। तो इसलिए ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही डिसाइड करना चाहिए, और अगर इस तरह से इसका इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है कि कोई शॉर्टेज की नहीं होनी चाहिए भारत में। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे अगला सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं इस वक्त भारत में रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी का किस तरह उपयोग हो रहा है, इसका कितना फायदा है? क्योंकि इन दोनों चीजों को लेकर एक लोगों में ऐसा एहसास है कि एक किल्लत है और हमें जल्दी से जल्दी ये इसका आयोजन करना है। तो जरा इसके बारे में बताइए। तो जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि डब्ल्यूएचओ की स्टडी में भी और कई ट्रायल्स हुई हैं। शुरू में चाइना से भी स्टडी हुई थी जिस स्टडी ने दिखाया कि रेमडेसिविर एज एंटीवायरल वाज ऑफ वेरी लिमिटेड यूज, का कोई ज्यादा फायदा नहीं था। कुछ स्टडीज ने यही दिखाया था कि ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कुछ दिन कम हो जाती है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट, जान बचने के जो डिफरेंस था वो बिल्कुल नहीं था। इसके बेसिस पे रेमडेसिविर को कुछ हद तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था। अगर हम देखें तो जब इन ट्रायल में भी रेमडेसिविर यूज किया गया था जिसमें लिमिटेड फायदा पाया गया था इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे, वो उन लोगों में ही किया गया था जिनको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस थी, जिन लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही थी, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे थे, निमोनिया आ रहा था, उन लोगों को ही रेमडेसिविर दिया गया था। इससे पहले देने से कोई फायदा नहीं देखा गया था। इसलिए रेमडेसिविर का जो यूज है वो बहुत लिमिटेड है, और ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर लेने से किसी की एकदम जान बच जाएगी, उसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके बारे में इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया में, कि लोगों को और कई डॉक्टर्स को ये धारणा हो गई है कि रेमडेसिविर से ही लोगों की जान बच सकती है, और वो जब भी दें तब उससे असर पड़ जाएगा। तो हमने ये देखा है कि कई दफा डॉक्टर्स जो हैं वो रेमडेसिविर अर्ली स्टेज में, माइल्ड इलनेस में, डे 1 में भी देना शुरू कर दिया। और इस पे मैंने कई डॉक्टरों से, उनके हम जो EICUs करते हैं उनसे बात की कि इसका कोई फायदा नहीं है। उनका कई दफा वो सोचते हैं कि ये एंटीवायरल है, इसलिए जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है तब हम दे दें तो इसका ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसका डेटा एज स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल नहीं है। इसलिए रेमडेसिविर को अर्ली स्टेज में देने का कोई लाभ नहीं है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर एक दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है अगर हम रेमडेसिविर की बात करें। इट इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, इट कैन डिक्रीज तो आपके हॉस्पिटल एडमिशन फॉर सम डेज, एंड उसका फायदा तभी है जो पेशेंट एडमिटेड है और जिसकी मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है। इसलिए जो अभी हमारे देश में इसका पैनिक चला हुआ है वो उसके मिसयूज के कारण चला हुआ है। और इसके कारण मैं कई लोगों से बात करता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि कई लोगों ने अपने घर में रेमडेसिविर के इंजेक्शन स्टॉक करके रखे हैं। ये एस टाइप की होर्डिंग से मार्केट में शॉर्टेज तो होगी। इसलिए अगर आपके पास रेमडेसिविर है, आप वापस करें और हॉस्पिटल को वापस कर दें। और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि घर पे इंजेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है। कई पेशेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे माइल्ड कोविड है, मैं घर पे रेमडेसिविर लगा लेता हूं, उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चली हुई है कि रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है,
लोगों को अगर लग गई तभी उनकी जान बच सकती है और अगर नहीं लगी तो बहुत खतरा है, ये गलत धारणा है। और ये धारणा कि उसको अर्ली स्टेज में भी लगाना चाहिए, ये भी एक गलत धारणा है। तो इन दोनों धारणा जो है इनको हमें चेंज करना है और इसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आगे आके लोगों को समझाना पड़ेगा। डॉक्टर गुलेरिया, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जरा बताइए। इसके लिए भी बहुत सारी अपील हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, अपने नेटवर्क्स पर। इसका किस तरह से जमीनी स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके बारे में लोगों को क्या जानना चाहिए? प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी मतलब इवन जो हमारा स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक हुआ था 1918 में, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरे थे, तब भी प्लाज्मा थेरेपी यूज किया गया था। और अभी रिसेंटली कई आउटब्रेक्स में यूज किया गया है। इबोला के आउटब्रेक में भी प्लाज्मा थेरेपी यूज किया है, जो हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी के लिए। लेकिन जो डेटा हुआ है, और इंटरनेशनल स्टडीज भी है, भारत में भी एक स्टडी हुई जो ICMR ने कंडक्ट की थी, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का भी कोई फायदा नहीं आया था। दूसरी चीज अगेन समझने की जरूरत है कि प्लाज्मा थेरेपी जो हम देते हैं, उसमें जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा देते हैं, उसमें जो हम कहते हैं एंटीबॉडी टाइटर, उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, तभी उसका फायदा है। और उसका फायदा लिमिटेड है अर्ली स्टेज में, जब शरीर में खुद एंटीबॉडीज ना बनी हो। अगर आप प्लाज्मा थेरेपी बाद में देंगे तो आप जो व्यक्ति है उसके खुद एंटीबॉडीज बन जाएगी और एंटीबॉडीज देने का फायदा नहीं होगा। तो प्लाज्मा थेरेपी का भी बहुत लिमिटेड रोल है। शुरू में हम सोचते थे इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और भारत में कई प्लाज्मा बैंक खोले गए जहां पे प्लाज्मा लोगों का इकट्ठे किया गया जो कोविड से रिकवर हो गए थे। लेकिन उसमें एंटीबॉडीज टेस्ट नहीं की गई, और हम ये जानते हैं कि कई पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड इलनेस होती है, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज नहीं बनती और एंटीबॉडी टाइटर प्लाज्मा में इतना ज्यादा नहीं होता कि वो किसी मरीज को अगर हम दे तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम प्लाज्मा अगर देना चाहें तो उसको पूरी टेस्ट करके देखें कि उसमें एंटीबॉडी सफिशिएंट अमाउंट में है। और दूसरा कि उसका बहुत लिमिटेड रोल है, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी लाइफ सेविंग है। जो भी डेटा आया है, इंडिया से भी आया है, बाहर की कई मल्टी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुई हैं, उन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी को का कोई ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं दिखाया है। तो अब हम कुछ प्रश्न अपने दर्शकों के ले लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम सब के सोशल मीडिया पर, अपने हमारे नेटवर्क्स पर इतने तरह के सुझाव आ जाते हैं, चाहे आप कोविड पेशेंट हो या नहीं हो, कि सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह एक इंफॉर्मेशन जो इस वक्त घूम रही है सोशल मीडिया सर्कल्स में, वो ये है कि औरतों को, खासकर लड़कियों को, जब उनका मासिक धर्म पीरियड का वक्त होता है उस समय वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर सौम्या, आप इसके बारे में बताएं प्लीज। हाँ, तो ये इसे हम इंफोडेमिक कहते हैं ना विस्मिता, जो इंफॉर्मेशन का एक एपिडेमिक हो गया है और चारों तरफ से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। एक तरफ से ये नॉर्मल है, बट उससे ये भी होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मुझे रोज सोशल मीडिया से कई तरह के एडवाइस मिलते जाएं तो बहुत मुश्किल है समझना। तो इसलिए लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली तरह जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है या आपको जानकारी चाहिए, तो आप ऐसे सोर्सेस से वो जानकारी लें जहाँ पे वो ठीक हो, वो क्रेडिबल हो, मतलब आपको ठीक तरह का की जानकारी मिले। जो जैसे गवर्नमेंट के मीडिया आउटलेट्स हैं और जो डॉक्टर गवर्नमेंट के अस्पतालों में काम करते हैं या अपने मतलब उस शहर या उस जगह के जाने माने डॉक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया इस बीमारी के बारे में, ये बहुत जरूरी है समझना। पैनिक अभी नहीं होना चाहिए और हमें कुछ विश्वास और एकजुटता की भी जरूरत है और जिम्मेदारी की जरूरत है, तभी हम एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे। जैसे डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे, अगर सब लोग चाहें कि हम ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और बाकी दवाइयाँ खरीद के रख लें घर में, तो जिस पेशेंट को वो जरूरी है उसको वो नहीं मिल पाएगा। तो होर्डिंग बिल्कुल ना करें। जो आप पीरियड्स के बारे में बात कर रहे थे, ये कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट टीकाकरण कराने के लिए ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं उस समय, जैसे आपको बुखार हो, कोई भी मतलब साधारण बुखार भी हो या आप बीमार हैं, तो उस समय वो जाके टीका ना लें, वो कुछ दिन बाद ले लें। परंतु अगर आपको कोई सिवियर एलर्जी
हुआ हो पहले कोई दवाई से या इंजेक्शन से, तो आप जरूर वहां पे हेल्थ केयर वर्कर को बताएं। इसीलिए वो टीका करा के आपको वहां पे 15-20 मिनट तक बिठाते हैं जरूर, क्योंकि अगर एलर्जिक रिएक्शन होना है तो वो एकदम उसी समय हो जाता है 10-15 मिनट के अंदर, और वहीं पे आपकी देखभाल हो सकती है क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो उसके अलावा ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जिनको कोविड हुआ है, संक्रमित थे वो, और उस समय उनका टीकाकरण का टाइम आ जाता है, वो कुछ उसको पोस्टपोन कर सकते हैं जब पूरी तरह से वो ठीक हो जाए, उसके बाद जाके टीका लगाएं। और एक प्रश्न मैंने और देखा अभी किसी व्यूअर का कि ये 28 दिन से 42 दिन, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते क्यों ये इंक्रीज किया गया इसका सेकेंड डोज लगाने का। तो वो रिसर्च के ऊपर आधारित है, जिससे पता लगा कि अगर गैप बढ़ाएं दोनों डोज के बीच में तो वो इम्यूनिटी जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो इसके वजह से जो सरकार ने वो गैप बढ़ा दिया, और थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो उससे कोई परवाह नहीं है, दूसरा डोज जरूर लगाना चाहिए। तो ये सवाल वर्षा जेठवानी जी का था कि 1 मई से सब 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगने वाला है, तो क्या लड़कियों को पीरियड्स के दौरान टीका लगाया जाए या नहीं। वर्षा जी, आपने सुन लिया, डॉक्टर सौम्या का कहना है कि बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीरियड्स के वक्त भी टीका लगवा सकते हैं, लेकिन अगर बुखार है, ये भी एक प्रश्न था कि बुखार है तो क्या हम टीका लगा सकते हैं। तो आपने डॉक्टर सौम्या का जवाब सुना। अगला प्रश्न संदीप भट्टाचार्य का है। मैं डॉक्टर गुलेरिया से पूछूंगी कि इज इट ओके टू टेक एजिथ्रोमाइसिन टू अवॉइड इन्फेक्शन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, और वो नॉर्मली हम देते हैं जो हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। वायरल इन्फेक्शन के लिए उसका कोई रोल नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन के साथ और एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग इफेक्ट। कुछ हद तक वो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी असर करता है, इसलिए कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन कोविड के टाइम में देते हैं, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाए और शायद वायरल लोड या वायरल की रेप्लिकेशन कम हो। लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं है कि हम कहें कि ये असर करता है। इसलिए जैसे मैंने और दवाइयों की बात की जो शुरू में लोग यूज करते थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन भी लोग यूज करते हैं, वो सिर्फ उसी पे यूज करते हैं कि शायद इसका कोई बेनिफिट हो। डेटा इसमें कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन एज एंटीवायरल हैज नो रोल। अगर हम ये कह रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन हम इसलिए देना चाहते हैं कि ये एज एंटीवायरल ड्रग है, तो ये धारणा गलत है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल ड्रग नहीं है। सवाल महेंद्र, आपका पूरा नाम मैं पढ़ लूं, महेंद्र प्रेम नारायण प्रजापति पूछ रहे हैं कि हमें घर पर क्या करना चाहिए अगर कोविड हो जाए। इसके बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने विस्तार से बताया है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। एक सवाल और कि, और ये डॉक्टर सौम्या आपसे ये सवाल पूछती हूँ, ये हमारे दर्शकों का भी सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही एक उपाय है, और क्या WHO लॉकडाउन को रेकमेंड करता है। उसके बाद डॉक्टर गुलेरिया पर से भी हम ये सवाल पूछेंगे। डॉक्टर सौम्या। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वायरस कैसे फैलता है, और ये एक से दूसरे मानव के बीच में फैलता है, और उसको चाहिए कि लोग पास में हो, भीड़ में हो, और एक के पास एक हो, और जब हम खांसते हैं या बोलते हैं या छींकते हैं तो ये छोटे छोटे तरल कणों में फैल सकता है। और कुछ ऐसे वायरस जो है जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, अगर हम कमरे में हैं जहाँ पे हर चीज बंद हो, दरवाजे खिड़कियां बंद हो, या एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट हो, और उसमें एक संक्रमित जन हो और कई सारे और जन भी उस स्पेस को शेयर कर रहे हो, तब ये काफी, दैट्स व्हाई वी सी कि जो हाउस होल्ड ट्रांसमिशन है, एक जन को हो जाए तो बाकी जनों का होना चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या जो लोग साथ में काम करते हैं, एक ही जगह में काफी टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, तो इसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि ये जो लोगों की मिलजुलता है ये कम हो जाए। और जैसे डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि लोग बिल्कुल जैसे पैंडेमिक से पहले थे वैसे हो गए थे, मास्क भी हट गए थे, एक दूसरे के घर जाना, मार्केट जाना, भीड़ भड़ाई करना
स्पोर्ट्स फंक्शंस पे जाना, शादियों पे बहुत बड़े तरीके से मनाना और मेलों में जाना और हर चीज को, तो इससे ये हुआ कि वायरस को काफी चांसेस मिल गए, काफी भीड़ भाड़ में जो है वो बड़े आसानी से एक दूसरे से वो फैलने लगा, धीरे धीरे हो रहा था। और एक टाइम आया जिसमें वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो अब देख रहे हैं कि बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है। तो अब हमें 1 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, एक देश में हुआ, फिर दूसरे देश में, कई देशों में हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमें माने जाने पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जो हम जानते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ों में नहीं जाना, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, ओनली एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ ना करें, हाथ धोएं अपना। तो अगर सब लोग इस जिम्मेदारी से ये पालन करेंगे तो अपने आप ही इन्फेक्शन कम होता जाएगा और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जो लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंटेनमेंट मेजर्स कहते हैं, वो लोकल सरकार को देख डेटा कि अगर एक एरिया में फैल रहा है तो वहां पे जाके क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वेव में हमने देखा फीवर कैंप्स लगे थे, फीवर क्लिनिक्स, जहाँ पे जाके जल्दी से अपना टेस्ट करा सकें। कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर्स बने थे, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं घरों में जहाँ पे वो आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से कुछ इंटरवेंशन ऐसे हो सकती हैं, जो कम्युनिटी आइसोलेशन सेंटर्स बने, जहाँ पे लोग आराम से जाके 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उनको मेडिकल केयर भी मिलेगा और उसके बाद वो घर दोबारा लौट सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे अगर मेरे घर में कोई संक्रमित हो तो मुझे अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा 14 दिन के लिए, चाहे कुछ मुझे लक्षण हो या ना हो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो मुझे भी आइसोलेट, तो कॉन्टैक्ट्स को है जो क्वारंटीन कहते हैं 14 दिन के लिए, वो भी करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हमने पिछले साल पहली वेव में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, उसको दोबारा लाना अगर जल्दी से लेके आए तो फिर पूरी तरह के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे हम जानते हैं कि काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है ज़्यादातर गरीब लोगों के ऊपर। तो अभी जैसे कि कुछ शहरों में वो शुरू हो गया है, तो हमें ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि जो लोग डेली वेजेस पे हैं उनको खाने पीने के लिए इंतजाम उनके लिए किया जाए। डॉक्टर गुलेरिया, लॉकडाउन पर के सवाल पर आपके पास आना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि ये वायरस कैसे फैलता है। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो 3 प्रोंग्ड है। एक तो है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएं, जिसका ये मतलब कि हम हॉस्पिटल ज़्यादा क्रिएट करें, कोविड केयर सेंटर ज़्यादा बनाएं, आईसीयू फैसिलिटीज़ और ऑक्सीजन के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो एकदम बढ़ाएं। साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाएं, क्योंकि हमें पता है वैक्सीनेशन से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन तीसरा जो स्तंभ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसमिशन को रोकना है, कि हम वायरस को आगे फैलने से कैसे रोक सकते हैं। और हमें पता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही ये वायरस फैलता है, ये कोई मच्छरों से फैलता नहीं है, पानी से नहीं फैलता है। इसलिए अगर हमें वायरस की ट्रांसमिशन को रोकना है, अपने केसेस कम करने हैं, तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वायरस है ये हाईली इंफेक्शियस है, एक व्यक्ति से होने से सारा परिवार इसमें संक्रमित हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक्शन ऐसा लें जिससे हम इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाए। सबसे पहले तो यही जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली निभाया जाए, क्योंकि तब हम इन्फेक्शन की को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। क्राउड्स बिल्कुल रोकने हैं, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ महीने में इसमें बहुत ज्यादा ढील हो गई थी और सारे ऐसे इवेंट्स हम कहते हैं सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन सकते हैं, कि वहां पे अगर 1 या 2 व्यक्ति हों जो इन्फेक्शियस हों तो वो सारे क्राउड में इन्फेक्शन फैला सकते हैं और एकदम केसेस बढ़ सकते हैं। और कुछ हद तक हमने ये देखा है पिछले कुछ दिनों में, इसलिए हमारे केसेस इतने बढ़े हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आ रहा है, अगर जहां पे केसेस बहुत बन रहे हैं, जहां क्लस्टर्स हो रहे हैं, और वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाएं, उनको हम माइक्रो लॉकडाउन एरियाज भी कह सकते हैं। उन एरियाज में हम लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन पूरा करें। जो वहां पे है सब लोगों की टेस्टिंग हो, जो पॉजिटिव है उनको या तो होम आइसोलेशन करें, अगर हम घर पे आइसोलेट नहीं कर सकते तो वो उनको हम एक कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट कराएं, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले।
और उस एरिया से दूसरे एरिया में ना जाए जहां पे अभी केसेस कम हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो एक नेशनल लेवल लॉकडाउन की जरूरत नहीं लगेगी, पर हमें रीजनल लेवल कंटेनमेंट जोन्स विद रीजनल लेवल लॉकडाउन या कंटेनमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर एक कंटेनमेंट जोन है और मुझे यहाँ 2 हफ्ते के लिए रहना है, तो वो कोशिश यही करते हैं कि मैं किसी तरह से इससे निकल के अपने दोस्त को मिला हूं या कहीं किसी फंक्शन में जाया हूं, और वो ही इन्फेक्शन फिर इस एरिया से बाहर ले जाते हैं। तो लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो लोकल लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको लोगों को समझा के उन सबको साथ लेके कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़ेंगे, जिससे हम इस इन्फेक्शन को दूसरे एरियाज में ना फैलने दें और वहीं पे इसको कंटेन करके वहीं पे अपने केसेस कम करें। डॉक्टर गुलेरिया, आपका वक्त बहुत ही कीमती है। डॉक्टर सौम्या, आपका वक्त भी बहुत कीमती है। बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, और हमारे पास प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है। आइवरमेक्टिन पर बहुत से प्रश्न हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आइवरमेक्टिन पर जरा बात करें, उसके बाद हम इस लाइव को रैप अप करना शुरू करेंगे। तो आइवरमेक्टिन जो है वो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो नेशनल टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले आईसीएमआर और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की। सारा डेटा जो है, सारी जो नई दवाई है उस पर देखा गया था। कुछ लोगों का ये मानना था, और इसलिए अगर हम अपने गाइडलाइंस में देखें तो आइवरमेक्टिन को एज पॉसिबल यूज दिया गया है, क्योंकि कुछ डेटा जो इमर्ज हो रहा था उसमें मेटा एनालिसिस भी हैं कई स्टडीज को कंबाइन करके, कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता हो वायरल रेप्लिकेशन को, लेकिन डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है। WHO के स्टडीज ने भी इसका कोई यूज दिखाया नहीं है। दवाई जो है ये सस्ती है, आराम से मिल जाती है, कॉस्ट भी नहीं है, और डेवलपिंग वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है एज एंटी पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए। इसलिए आइवरमेक्टिन को ऑल्दो गाइडलाइंस में ऐड किया गया है, डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इसको दे सकते हैं। पर हमारे देश में और नेबरिंग कंट्रीज में आइवरमेक्टिन बहुत यूज किया जा रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि उससे माइल्ड केसेस में जो है कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि इसमें रिसर्च और करने की जरूरत है, डेटा और कलेक्ट करने की जरूरत है। इसमें मैं अगर ऐड करूं विस्मिता, तो WHO का रिकमेंडेशन ये है कि आइवरमेक्टिन सिर्फ रिसर्च स्टडीज में इस्तेमाल हो, और वाइड स्प्रेड यूज इसका नहीं होना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इससे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, और उससे लोग और बीमार हो सकते हैं। तो मतलब अगर डॉक्टर बोले तभी इसका यूज करें और खुद खरीद के ना लें। डॉक्टर गुलेरिया, इस वक्त सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर, अस्पतालों पर बहुत दबाव बना हुआ है, तो आप लोगों से क्या कहेंगे कि खुद को कैसे, अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, लेकिन अस्पतालों पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव ना बढ़ाएं? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब लोगों की लड़ाई है, और हमें ये देखना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में कोविड-19 एक माइल्ड इलनेस है, आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए एकदम हॉस्पिटल की तरफ ना जाए, एकदम एडमिशन का ना सोचें, एकदम ऑक्सीजन लगाने की ना सोचें, क्योंकि जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है या जिन लोगों को हॉस्पिटल बेड की जरूरत है वो फिर उन लोगों को नहीं मिल पाएगी अगर सब लोग जिनको माइल्ड इलनेस है वो यही कहें कि मुझे भी दाखिल कीजिए। तो ये हमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स या ट्राइजिंग जो हम कहते हैं वो करने की जरूरत है, कि जो लोग घर पे रह सकते हैं वो फिक्र ना करें, घर पे भी वो ठीक हो जाएंगे और उनका पूरा इलाज होगा, और वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। पॉजिटिव रहें, घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। ये मेजॉरिटी में एक माइल्ड इलनेस ही है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। जैसे हम कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी इसकी बहुत कम है, 1 to 2% ही है, इसलिए 98 to 99% लोग जिनको कोविड है वो बिल्कुल ठीक होके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे, अगर हम दवाइयों की होर्डिंग करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन की होर्डिंग करेंगे, तो ये एक अननेसेसरी सिचुएशन बनेगी जहां पे लोगों की जो दवाई नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और अननेसेसरीली फिर हमारा डेथ रेट भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर हम सब मिलके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और साथ साथ पैनिक ना करें, तो मेरा ये मानना है कि हम इस जो सेकेंड वेव हम देख रहे हैं इससे हम बाहर निकल पाएंगे और जल्दी निकल पाएंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के लिए वक्त की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी 2
आखिरी सवाल जो मैं देख रही हूँ और जो बहुत जरूरी है, इन पर संक्षेप में आप दोनों से उत्तर चाहूंगी। सौम्या, पहला सवाल आपसे ये है कि लोग ये सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 हवा से फैल सकता है, तो ये सुनकर घबराहट होती है, इसको जरा समझाएं। इस खबर को सुनने के बाद हमें क्या एक्शन लेना है, जनता को क्या करना है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये जो वायरस है ये एक तरह से एयरबॉर्न है, तो लोग जो कहते हैं कि हवा में फैलती है, एक तरह से ठीक कह रहे हैं, परंतु ये बाकी जैसे मीजल्स का इन्फेक्शन है, जहां पर अगर कोई मीजल्स का केस एक कमरे में हो और वो चले जाएं कमरे से और थोड़ी देर बाद और कोई आ जाए तब भी उनको होने के चांसेस हैं, उस तरह की इन्फेक्शियस वायरस नहीं है ये। तो इसका जो R0 है, जो ट्रांसमिशन रेट है, ये इट इज अंडर 2 और इट्स अराउंड 2 to 2.5। ऐसे मीजल्स का हम देख के जाएं तो इट्स अराउंड 15 to 20, बहुत, और वो बहुत इन्फेक्शियस है। तो जो जितने भी आज तक स्टडीज हुई हैं उससे ये पता लगा है कि जो क्लोज कांटेक्ट है वो ही ज्यादातर रिस्क फैक्टर है इस कोविड-19 के फैलाव के लिए। तो अगर हम 2 गज की दूरी के अंदर और लोगों से मिलें और मास्क ना हो, तो जैसे हम बोलते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारे मुंह से, और अगर हम गाते हैं या चिल्लाते हैं या खांसते हैं तो और भी ज्यादा निकलते हैं, और वो जो है वो डायरेक्टली दूसरे के मुंह पे होकर जाके पड़ सकती हैं, तो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, और वो जब हम अंदर सांस ले लें तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसीलिए जो मास्क, अच्छी तरह से एक फिटिंग मास्क पहने लोग और दूरी रखें एक दूसरे के बीच में, वो बहुत जरूरी है। और अगर छोटे कमरे के अंदर कई लोग बैठे हों तो मास्क को पहना रखना चाहिए, और जहां तक हो अगर किसी से मिलना हो जरूरी तो बाहर मिलें, आउटसाइड एनवायरनमेंट में मिलें। अगर इंडोर एनवायरनमेंट में मिलना ही है तो खिड़की दरवाजे खुले रखें और मास्क पहन के बात करें, पर कुछ दिनों तक, जैसे मैंने पहले कहा, ओनली जरूरी चीजों के लिए घर से बाहर निकलें और जो काम घर से हो सकता है वो वहीं से करें। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि इस टाइम पर जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी पैनिक हो रहा है चारों तरफ, हम लोग बहुत डिप्रेसिंग सीन्स देख रहे हैं। तो मानसिक संतुलन के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम वगैरह जो लोग करते हैं उनको उससे काफी रिलीफ मिलता है। दूसरा, जो दूसरों के साथ हम कनेक्ट रखें, जो लोगों से बात करें जिन पर आपका भरोसा करते हैं, जो आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने नजदीकी लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहें और उनको बताएं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। तो एक दूसरे से बात करना, जो सोशल कनेक्टेडनेस जिसे कहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर सोशली कनेक्टेड। तो शारीरिक दूरी बनाए रखें मगर दिलों को जोड़ कर रखें। तो आखिरी प्रश्न मैं डॉक्टर गुलेरिया से भी यही करूंगी कि इस वक्त ऐसा माहौल है, लोग अपने घर में बैठे हैं, बाहर सायरन की आवाज, एम्बुलेंसेस की आवाज आ रही है, एक किस्म की चिंता लोगों के मन में बैठ गई है। ऐसे वक्त में आप और आपकी टीम इतनी बिजी है, आप अपने आप को किस तरह से मेंटली स्वस्थ रखते हैं? कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को भी प्लीज दीजिए। यही कहूंगा कि हम सबको इस लड़ाई में इकट्ठे लड़ना है और अपने पैनिक नहीं करना है, मेंटल हेल्थ को जरूर एड्रेस करना है, चाहे वो योगा हो, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ देर तक हम बैठ के अपना व्यायाम करें, या अगर बाहर खुला एरिया है आपके घर के या छत है तो उसमें कुछ टहलें, सैर करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी ध्यान दें। साथ में अपने डाइट पे ध्यान दें, हरी सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, तो इससे भी आपकी न्यूट्रिशन बढ़ती है, जनरल फीलिंग और वेलबींग भी आती है। लेकिन पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है और सोशली सब लोगों से कनेक्ट कर रहें, बातें करते रहें, सब लोगों से कनेक्ट करें, एकदम टेंशन ना करें। जो स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर के अंदर हैं, उनसे मैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप टेंशन ना करें। आप अपने बच्चों से, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो, हमेशा रोज बात करें, चाहे टाइम जोन हो, देर रात को या सुबह सुबह भी बात करें, कनेक्ट रहें, डिस्कस करते रहें, कुछ लाइट चीजों के बारे में बात करें, और ये पूरा विश्वास रखें कि ये दौर भी निकलेगा और हम इससे आगे निकलेंगे, जरूर जीतेंगे इसमें।
डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर सौम्या, आप दोनों ने अपना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया।